हो चुका है। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए स्थैतिक विश्लेषण और प्रायोगिक विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक विश्लेषण के संबंध में प्राय 3 स्थितियों के बारे में चर्चा की जाएगी। उसके अंतर्गत सबसे पहला जो अध्ययन किया जाएगा वो होगा स्थैतिक विश्लेषण। स्थैतिक विश्लेषण जिसको स्थिर अवस्था भी कहा जाता है, नाम से स्पष्ट है। स्थैतिक का मतलब क्या होता है? स्थिर। सेकंड होगा आपका तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। और थर्ड किया जाएगा वो होगा आपका प्रायोगिक विश्लेषण। प्रायोगिक विश्लेषण मतलब जो समय के अनुसार परिवर्तित हो सके वो प्रायोगिक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक विश्लेषण के संबंध में प्राय निम्न 3 जो है विधियां, इन विधियों की आज चर्चा की जाएगी। स्थैतिक विश्लेषण, तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण और प्रायोगिक विश्लेषण। कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि स्थैतिक विश्लेषण किसे कहते हैं, तुलनात्मक स्थिति के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, या प्रायोगिक विश्लेषण और स्थैतिक विश्लेषण में अंतर बताइए, कुछ भी। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक स्टार्ट है वो है स्थैतिक विश्लेषण। हेडिंग डाल दीजिए, स्थैतिक विश्लेषण किसे कहते हैं या स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत क्या किया जाएगा इसके बारे में। ये स्थैतिक जो विश्लेषण होता है, ये स्थैतिक विश्लेषण समय रहित होता है। तो इसमें आप ये लिखिए, यह विश्लेषण समय रहित होता है। समय रहित का मतलब होता है जिसमें समय सीमा नहीं होती है, वो समय रहित विश्लेषण कहलाता है। तथा इस विश्लेषण में जो है कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर माना जाता है। तथा इस विश्लेषण में जब आपके स्थैतिक विश्लेषण के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखना है कि ये विश्लेषण समय रहित होता है तथा इस विश्लेषण में कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर चलते हैं। दिया हुआ मानकर चलते हैं। जब आगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें दी हुई मानकर मानी जाती है। तो ये विश्लेषण समय रहित होता है तथा इस विश्लेषण में कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर माना जाता है या मानकर चलता है। स्थैतिक विश्लेषण में विभिन्न चल राशियों में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वह एक ही समय बिंदु या एक ही समयावधि के अंतर्गत होते हैं। इसमें लिखिए स्थैतिक विश्लेषण में या इस विश्लेषण में कर दीजिए, इस विश्लेषण में विभिन्न चल राशियों के मध्य जो संबंध स्थापित किए जाते हैं के मध्य मूल्यों में
जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वह समय रहित होते हैं। कहने का मतलब है ये विश्लेषण जो है, इस विश्लेषण में जो विभिन्न चर राशियां होती है इनके बीच में जो मूल्य के संबंध स्थापित किए जाते हैं उनका जो विश्लेषण होता है वो विश्लेषण कैसा होता है, समय रहित होता है या एक ही समय बिंदु पर होता है या एक ही समय अवधि में होता है। एक ही समय अवधि में होता है। उसे स्थैतिक विश्लेषण कहा जाता है। इसके अलावा विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा भी स्थैतिक विश्लेषण के बारे में बताया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि विभिन्न चर राशियों के मूल्य में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वो समय रहित होते हैं या एक ही समयावधि में होते हैं या एक ही समय बिंदु में होते हैं। इसलिए इसको समय रहित विश्लेषण भी कहा जाता है। इसे समय रहित, इसलिए इसे समय रहित विश्लेषण भी कहा जाता है। इसका नाम आपको दूसरा पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार जो है इसको स्थैतिक विश्लेषण के नाम से क्वेश्चन पूछकर समय रहित विश्लेषण के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस प्रकार के विश्लेषण में विभिन्न तत्व जो होते हैं उसमें से कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर या कुछ तत्वों को स्थिर मानकर अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र। जब अपन कीमत सिद्धांत की बात करते हैं तो कीमत सिद्धांत में जो कीमत का निर्धारण होता है वो कीमत का निर्धारण कहाँ पर होता है? बाजार में मांग और पूर्ति के संतुलन से। इसमें देखिए ये एक अपन डायग्राम बनाएंगे। इसके अंतर्गत ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। यहाँ पर वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत आती है, ये 0 आता है यहाँ पर, और एक्स अक्ष पर जो है वस्तु की मात्रा क्या आएगी? वस्तु की मात्रा। और वस्तु की मात्रा के अंदर ही मांग और पूर्ति दोनों होती है। तो कीमत सिद्धांत में जो वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है वो कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग, जो कि ये दीदी वक्र है, और ये आपका एसएस वक्र है जो कि कीमत और पूर्ति में सीधे संबंध को बताता है। दोनों की कटान बिंदु से कीमत का निर्धारण 0p और वस्तु की मात्रा 0q आ जाती है और ये संतुलन बिंदु आपका E हो जाता है। ये जो मांग और पूर्ति के संतुलन से जो कीमत निर्धारित हुई है और जो मात्रा निर्धारित हुई है, इन दोनों में बहुत सारी जो तत्व हैं उन सभी तत्वों को जो है स्थिर मान लिया जाता है। जैसे अगर जनसंख्या बढ़ गई तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, जनसंख्या घट गई तो वस्तु की मांग कम होगी। इसके अलावा इसके अंदर उपभोक्ता की आय, रुचि, उसकी पसंद
भी स्थिर मान लिया जाता है, क्योंकि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो मांग वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और उपभोक्ता की मांग कम होती है तो मांग वक्र नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे वस्तु का संतुलन और वस्तु की कीमत और मात्रा पर इफेक्ट पड़ता है। तो कहने का मतलब इस संतुलन में जो मांग वक्र और जो पूर्ति वक्र है, इन मांग वक्र और पूर्ति वक्रों को प्रभावित करने वाले तत्वों को स्थिर मान लिया जाता है। अगर इनको स्थिर नहीं माना जाए तो आपका संतुलन जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है, और ये तभी संभव होता है जब कीमत स्थिर कब रहेगी, जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले तत्व जिसमें प्राकृतिक साधन आ गए, इसके अलावा आपका जनसंख्या आ गई, पूंजी आ गई, तकनीकी ज्ञान आ गया। ये अगर मान लो प्राकृतिक साधन की मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो हम वस्तु उस प्राकृतिक साधन का ज्यादा मात्रा में यूज करके वस्तु की पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, और जब वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी तो आपका पूर्ति वक्र नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, इससे वस्तु की कीमत कम हो जाएगी और मात्रा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार प्राकृतिक साधन अगर कम मात्रा में हो जाते हैं तो वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी और वस्तु का पूर्ति वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे संतुलन कीमत और वस्तु की संतुलन मात्रा इन दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार स्थितिक विश्लेषण के अंतर्गत हम जब कीमत सिद्धांत में मांग वक्र और पूर्ति वक्रों के द्वारा संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा का निर्धारण करते हैं, तो इसमें मांग वक्र और पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले तत्वों को दिया हुआ मान लिया जाता है, और दिया हुआ का मतलब होता है स्थिर मानना। इस प्रकार स्थैतिक विश्लेषण में स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक अर्थशास्त्री या प्रोफेसर हिक्स उनके द्वारा स्थैतिक विश्लेषण के बारे में जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में बताएंगे। प्रोफेसर हिक्स जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में इनका नाम आता है, इनके बारे में काफी चर्चा होती रहती है। तो प्रोफेसर हिक्स की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वैल्यू एंड कैपिटल, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसमें इन्होंने स्थैतिक विश्लेषण के बारे में क्या कहा है इसके बारे में लिखिए। प्रोफेसर हिक्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना और इसके नीचे अंडरलाइन करना। जब आप एग्जाम में भी अगर किसी अर्थशास्त्री की बुक्स के बारे में बता रहे हैं तो आपको उसके नीचे अंडरलाइन और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा, ताकि एग्जामिनर की सीधी नजर उस चीज पर जाए। मैं कहा है कि मैं आर्थिक स्थिति की जो स्थैतिक विश्लेषण है इसके बारे में लिखा है, और ये जो प्रोफेसर हिक्स का जो कोटेशन है उसको भी अपने को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा और उसके नीचे अंडरलाइन करनी होगी। तो उसमें आर्थिक स्थिति की आर्थिक सिद्धांतों के उन भागों का, आर्थिक सिद्धांतों के उन भागों का कहता हूं, उन भागों को कहता हूं जिसमें
हमें कोई तिथीकरण का मतलब होता है डेट। तो तिथीकरण या दिनांक या तिथीकरण हमें कोई, यहाँ पे डेट लिखो ज्यादा बेटर रहेगा, हमें कोई दिनांक या तिथि सूचित करने की, तिथि सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रोफेसर हिक्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में कहा है कि मैं आर्थिक स्थिति की आर्थिक सिद्धांत के उन भागों को कहता हूं जिसमें हमें कोई दिनांक या तिथि सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती, या आवश्यकता नहीं होती है, या तिथि सूचित करने की परवाह नहीं होती है। परवाह भी कर सकते हो, परवाह नहीं होती। इस प्रकार प्रोफेसर हिक्स ने स्थैतिक विश्लेषण के बारे में ये बात बताई है कि जहां पर डेट या तिथि की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है या कोई परवाह नहीं होती है। इसके अंतर्गत आपको मैंने मांग और पूर्ति वक्रों के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण और संतुलन मात्रा को बता दिया था। इसके अंतर्गत आप उस चित्र के वर्णन के बारे में लिख सकते हो कि प्रस्तुत चित्र में OX एक्स पर वस्तु की मात्रा, जिसके अंतर्गत मांग और पूर्ति, और OY एक्स पर जो है वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। मांग वक्र और पूर्ति वक्र, जो कि मांग वक्र वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध को बताता है, पूर्ति वक्र जो कि वस्तु की कीमत और पूर्ति में सीधे संबंध को बताता है। दोनों वक्रों में कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर माना गया है। इसके अंतर्गत मांग वक्र में आप उपभोक्ता की आय को स्थिर, उपभोक्ता की रुचि या पसंद को स्थिर माना गया है। और इसके अलावा पूर्ति की तत्वों की बात करते हैं तो जनसंख्या हो गई, तकनीकी हो गई, पूंजी हो गई, इन सब तत्वों को स्थिर माना जाता है या दिया हुआ मानकर। संतुलन का जो निर्धारण होगा वो संतुलन का निर्धारण ई बिंदु पर होता है, जिससे वस्तु की कीमत 0p और वस्तु की मात्रा 0q निर्धारित होती है। ये सारी चीजें स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत आएगी। इस कोटेशन को आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद स्थैतिक विश्लेषण की कुछ कमियां हैं या सीमाएं हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें लिखिए आप स्थैतिक विश्लेषण की सीमाएं। कुछ कमियां हैं उसके बारे में 2 लाइन में बात करेंगे। कई बार स्थैतिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसकी कमियों सही बताइए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है। तो स्थैतिक विश्लेषण हालांकि सरल होता है, इजी किस्म का होता है। मांग वक्र और पूर्ति वक्र से कीमत का निर्धारण हो गया कीमत सिद्धांत से, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए, कार्यप्रणाली को समझाने में स्थैतिक विश्लेषण मदद करता है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ कमियां हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सीमाओं में फर्स्ट लिखिए या हेडिंग डाल दीजिए स्थैतिक विश्लेषण की कमियां। कमियां, सीमाएं, कुछ भी। ये मैं आपको पहले से बता रही हूं, कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी विधि हो, उसके गुण के साथ साथ उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं। उन कमियों को दूर करने के बाद ही कोई नई विधि बताई जाती है, क्योंकि नई विधि में जो पहले वाला सिद्धांत है, पहले वाली जो विधि है, उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो स्थैतिक विश्लेषण में सबसे पहली जो कमी है वो है आर्थिक विकास को समझाने में ये अनुपयुक्त रहता है। तो फर्स्ट लिखिए आर्थिक विकास को समझाने में
जबकि विकास हर अर्थव्यवस्था का, हर देश का सपना होता है, उसका लक्ष्य होता है। तो ये वास्तविकता से परे होता है। कौन सा? स्थैतिक विश्लेषण। कहने का मतलब ये वास्तविक जगत में नहीं पाया जाता, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। आजकल अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास के महत्व के बारे में काफी, या आर्थिक विकास क्या, विकास करने का महत्व काफी बढ़ गया है और इसमें प्रायोगिक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। किसमें? विकास में। क्यों? क्योंकि विकास कभी भी स्थिर नहीं होता है, विकास बढ़ता और घटता रहता है और ये बढ़ना और घटना स्थैतिक विश्लेषण में नहीं, प्रायोगिक विश्लेषण में किया जाता है। इसलिए स्थैतिक विश्लेषण आर्थिक विकास को समझाने में अनुपयुक्त है, जिस विधि से विकास की गणना नहीं की जा सकती है और प्रत्येक अर्थशास्त्र या प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य विकास को प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट है विभिन्न समयों के अध्ययन में अनुपयुक्त। विभिन्न समयों के अध्ययन में, विभिन्न समयों के अध्ययन में अनुपयुक्त। स्थैतिक विश्लेषण जो है विभिन्न समयों के अध्ययन में अनुपयुक्त होता है जब विभिन्न समयों की अगर अपन बात करते हैं और वहां पर स्थैतिक विश्लेषण की बात करेंगे तो ये उसमें सहायक नहीं होता है। लेकिन नीति निर्धारण में आजकल प्रायोगिक अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ गया है और स्थैतिक अर्थशास्त्र का महत्व दिनों दिन जो है घटता चला जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक देश विकास की गति की तरफ, प्रगति की तरफ, प्रति व्यक्ति की तरफ, आय की तरफ, राष्ट्रीय आय की तरफ, जीडीपी की तरफ, इन सभी की तरफ उनका ध्यान होता है। तो वहां पर स्थैतिक विश्लेषण काम में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर विभिन्न समयों में जब अध्ययन की बात आती है तो वहां पर स्थैतिक विश्लेषण की जगह प्रायोगिक विश्लेषण का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है और प्रायोगिक का मतलब होता है गतिशील अवस्था, जबकि स्थैतिक विश्लेषण का मतलब होता है स्थिर अवस्था। तो किसी भी देश की जो अवस्था होती है वो स्थिर अवस्था नहीं, गतिशील या प्रायोगिक अर्थव्यवस्था होती है जो लगातार जो है प्रगति करती रहती है। इस प्रकार ये आपकी स्थैतिक विश्लेषण की जो कमियां हैं, ये दो कमियां हैं, इन दो कमियों को आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सेकंड जो विधि है आपकी तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। सेकंड लिखिए तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण यह आर्थिक विश्लेषण की द्वितीय विधि कही जाती है, द्वितीय विधि कहलाती है तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। इसमें हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन की तुलना करते हैं कि एक संतुलन कहाँ पर हुआ है और दूसरा संतुलन कहाँ पर होगा। इन दोनों संतुलन बिंदुओं की तुलना की जाती है, तभी तो इसका नाम तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण होता है। उनकी परस्पर तुलना करते हैं। यह स्थैतिक विश्लेषण और जो प्रायोगिक विश्लेषण है इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में आर्थिक विश्लेषण की 3 विधियां बताई थी, जिसमें फर्स्ट स्थैतिक विश्लेषण, दूसरी तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण और तीसरी प्रायोगिक विश्लेषण है। तो पहली अवस्था और तीसरी अवस्था के बीच की अवस्था होती है तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। इसमें एक समय के परिवर्तन के पथ पर कोई विचार नहीं किया जाता है, यानी जो संतुलन हो रहा है एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर अपन अपने डायग्राम के द्वारा जाएंगे, लेकिन इन
संतुलन का जो मार्ग है उसका अध्ययन तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण में नहीं किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है प्रायोगिक विश्लेषण के अंतर्गत। यह स्थैतिक तो इसलिए है, देखो नाम है तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण, तो इसको स्थैतिक इसलिए कहा जाता है कि इसमें समय तत्व की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। स्थिर अवस्था में भी मैंने आपको बताया था कि स्थैतिक विश्लेषण समय रहित होता है, जिसमें हमें तिथि को सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती है या तिथि को सूचित करने की परवाह नहीं होती है। तो जहां पर तिथि को सूचित करने की परवाह नहीं होती है वो स्थैतिक विश्लेषण आता है। तो इसमें भी तिथि को सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तिथि को सूचित करने की परवाह नहीं होती है, इसलिए इसे स्थैतिक विश्लेषण कहते हैं। और तुलनात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो संतुलन जो बिंदु होंगे उन संतुलन बिंदुओं की तुलना की जाएगी या उनको जो है उन बिंदुओं से संतुलन बिंदुओं से उसकी तुलना की जाती है। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन अवस्था की तुलना करते हैं और यह स्थैतिक विश्लेषण और प्रायोगिक विश्लेषण के बीच की अवस्था होती है, इसलिए इसे तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण कहते हैं। स्थैतिक विश्लेषण इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें समय रहित या समय सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती है या परवाह नहीं होती है तिथि को सूचित करने की। और तुलनात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो संतुलन बिंदुओं की आपस में तुलना की जाती है। इसमें जो आपका डायग्राम बनेगा वो डायग्राम इस प्रकार बनेगा, बना लीजिए आप इसको साथ के साथ। प्रस्तुत चित्र में 0 0x मात्रा पर वस्तु की मात्रा जिसके अंदर मांग और पूर्ति दोनों आ जाएंगे। OY पर आपकी वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। इस डायग्राम का वर्णन ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बोल रही हूँ। 0x पर वस्तु की मांग या वस्तु की मात्रा जिसमें मांग और पूर्ति दोनों चीजें आ जाती है मात्रा के अंदर, और 0y पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। प्रस्तुत चित्र में DD वक्र वस्तु की कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। SS वक्र वस्तु की पूर्ति और कीमत में सीधे संबंध को बताता है और इन दोनों के घटान बिंदु पर वस्तु की कीमत निर्धारित होती है 0P और वस्तु की मात्रा निर्धारित होती है 0Q। अब जब वस्तु की मांग DD से बढ़कर D1 हो जाती है, ये देखिए जब वस्तु की मांग DD से बढ़कर क्या हो जाएगी D1। अब ये D1 जो हुई है, हो सकता है उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई हो। उपभोक्ता की आय में जब वृद्धि होगी तो मांग ज्यादा होने के कारण मांग का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो संतुलन बिंदु E से कहां पर हो जाएगा E1 और कीमत P1 और मात्रा Q1। इस प्रकार जब हम संतुलन की बात करेंगे तो E से संतुलन बिंदु आपका कहां पर आ गया E1 पर आ जाता है और मात्रा 0Q से Q1 पर हो जाएगी। इस प्रकार E1 संतुलन पर वस्तु की कीमत पहले से अधिक P1 और पहले से ज्यादा मात्रा Q1 प्राप्त होती है। तो E से E1 का जो संतुलन बिंदु है, ये इन संतुलनों की आपस में तुलना की जाती है। E की तुलना में अधिक होती है वस्तु की कीमत P1 और मात्रा भी ज्यादा होती है Q1। यह आपका तुलनात्मक
बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सिद्धांत में भी कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों के बारे में देख लेते हैं। स्थैतिक विश्लेषण में जो फर्स्ट कमी है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। अभी इतना ही इस क्लास में। थैंक यू।